नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्ते नमस्कार गुरुजी। गुरुजी। नमस्कार सुषमा प्रणाम जी। सर। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रवीण जी। प्रणाम जैन जी। क्या चल रहा है? रवि कुमार जी बताएं। बस सर ठीक है। थोड़ा ऑफिस की व्यस्तता के कारण थोड़ी क्लासेस आगे पीछे हो गई है। अच्छा। पर कोशिश करता हूँ सर जितना हो सके कोई क्लास मिस ना करूँ। ना वो तो अच्छा करते हैं, वो तो आपको हम देखते हैं कि आप क्लास ज़्यादा अटेंड करते हैं। बहुत सारे लोग ना 2-4 क्लास के बाद ही वीडियो पे डिपेंडेंट हो जाते। पता नहीं क्या बात। जो क्लास में क्लैरिफिकेशन मिल सकता है वो वीडियो में पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए अच्छा है। सर हम लोग ज्वाइन कर लिए। नमस्ते सर, थोड़ा लेट है नमस्ते। बट कोई बात नहीं है, आ गए बहुत। तो कहाँ क्या लगता है कि हमारे क्लास खत्म करने के 6 महीने बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा? ओम प्रकाश जी। हाँ सर, ये तो महासागर है वैसे तो, ना लेकिन ना, ये हम सिर्फ प्रश्न लगन की बात कर रहे हैं। हाँ सर। मतलब अभी जो आप लास्ट में ये स्टेप कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग कुछ कुछ आप हमारे सामने जो करवा दे रहे हैं, इससे कॉन्फिडेंस में बहुत वृद्धि हो रही है। जब हम जैसा सोचते हैं और आपका भी वो थोड़ा सा उस पर मुहर लग जाता है या करेक्शन हो जाता है, तो ये तो बहुत ज्यादा, एक एक बार मतलब समझिए कि आप 10 पेज 10 करने के बराबर है एक चार्ट जो हम कर लेते हैं। तो इससे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब हम लोग जो है, हम्म। और आप कहते भी हैं कि मतलब जो तुम्हें लगता है वो बोल दो। तो वो सारी चीजें अब एक थोड़ी प्रैक्टिकल रूप में आ रही है, तो वो बहुत अच्छा हो रहा है, उसके कारण बहुत फायदा हो रहा है। क्या है कि हम हर बात नहीं बोलेंगे तो हमारे समझ में नहीं आएगा, बात को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए बात हमारे पकड़ में आए, इसीलिए हर बात को पहले बोल लेना चाहिए। मान लीजिए हमको लगता है कि ये चीज प्रॉब्लम हो सकता है, तो सारा चीज बोल देंगे, तो कोई ना कोई चीज तो प्रॉब्लम आएगा ना। सूर्य की दशा है पिता बीमार होंगे, सूर्य अच्छे कंडीशंस में नहीं है, मान लिया पिता बीमार होंगे, सरकारी नौकरी में है तो कोई परेशानी हो सकती है, जातक का हड्डी टूट सकता है। भाई ऐसे हमारे मन में जो विचार आ रहा है सूर्य से संबंधित, क्योंकि सूर्य की दशा है, सूर्य द्वादश में बैठा है, क्या विदेश यात्रा दे सकता है, तो इस तरह से हम 4-5 चीज बोलेंगे, उसमें से लोग खुद ब खुद बोल जाएगा कि ये वाला चीज है। तो फिर क्रॉस करके देखिए कि इसने पिता के लिए क्यों बोला। हमने बोला था कि आपकी हड्डी भी टूट सकती है, तो उसके विषय में क्यों नहीं बोला, विदेश यात्रा के विषय में क्यों नहीं बोला। तो वो जो चेक करना है ना, उसका वो जब चेकलिस्ट बनेगा आपके जीवन में, तब आपको लगेगा कि नहीं अब सही है। और वो अनुभव से होता है, वो हमारे बताने से नहीं होगा। हम जरूर बताएंगे कि यहाँ क्या पिता स्थान इन्वॉल्व था, इसलिए पिता को बोला गया। क्या नवमेश की दृष्टि या स्थिति सूर्य के साथ थी, या सूर्य के नवम स्थान एक्टिव हो गए थे। तो ये सब रीचेक करने के लिए होता है, ठीक है ना, कि हम क्या बोलेंगे और रीचेक कैसे करेंगे। तो जब रीचेक करने आ जाएगा तो समझिएगा कि हमारे लिए ज्योतिष अच्छा है और हम ज्योतिष सीख जाएंगे, ठीक है ना। हम्म। बाकी तो ईश्वर की मर्जी है, प्रयास करते रहना चाहिए। एक चीज था सर, वो स्पेशल क्लास में शायद वो चैप्टर को हम लोग ले सकते थे, जिसमें आपने कहा है, बार बार कहा है कि जो दृष्टियां खराब होती हैं, तीनों ग्रह की अलग अलग ढंग से होती है, राहु केतु का प्रभाव अलग है, और शनि का अलग है, मंगल का अलग है। उसको बाइफरकेशन कैसे करेंगे कि
किस तरह का प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो ये एक चैप्टर है जो कि हम हाँ लोग वो बाइफरकेट लेना नहीं है। कर पा रहे। एक तो ये चैप्टर है, इसके पूर्व भी चैप्टर है। और हम्म। लोग, होता क्या है ना कि प्रश्न ज्यादा हो जाता है। हाँ, वही ठीक है। पिछली बार ज्यादा हो गया, मतलब मैंने देखा, संजोग से मैं था नहीं, लेकिन हमने देखा कि बहुत जनरल हो गया, मतलब वो जिसके लिए आप स्पेशल देते हैं वो रहने नहीं दिए लोग। हाँ, इसमें तो थोड़ा सा। अभी इस महीने में लेकर के आऊंगा, स्पेशल क्लास लेके आऊंगा। क्या है कि आदमी को ये पता ही नहीं है कि युति युति और दृष्टि से भिन्न भिन्न रिजल्ट आते हैं। पराशरी यही कहता है, जेमिनी ये नहीं कहता है। जेमिनी युति और दृष्टि का फल लगभग बराबर बता देता है, ठीक है ना। लेकिन पराशरी कहता है कि युति का फल अलग है और दृष्टि का फल अलग है। दृष्टि का फल डिपेंड करता है जिस भाव को वो देख रहा है, उस भाव में बल कितना है, ठीक है। युति अपने ताकत से भी उस भाव का फल कर देता है, लेकिन देखने वाला ग्रह अपने ताकत से उस भाव का फल नहीं करता है। वो उस भाव के ताकत को इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। इस दोनों चीज में बड़ा अंतर है। जी युक्ति सर। जो है, स्थिति जो है, वो अपने ताकत से उस भाव का फल करता है। लेकिन दृष्टि जो है, उस भाव के ताकत का इस्तेमाल करता है तब फल करता है, ऐसे फल नहीं करता। तो ये अंतर है। हम्म। आगे आप लोग सीखेंगे, चलिए ना, आते आगे आता रहेगा तो सीखते रहेंगे। अनुराधा जी लौट करके आई या अभी हैं घूमने फिरने में ही? आवाज मिली अनुराधा जी? आप ही से बात कर रहे हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अभी आप क्षमा जगह चाहेंगे पे नहीं गुरुजी। पहुंचे हैं? नहीं गुरुजी, पहुंच गए थे घर। उसके बाद समधियों के घर आए हैं, उनके यहाँ कुछ गमी हो गई थी तो आना पड़ गया हमको, बहू को लेकर अच्छा, अपने। तो हम चलिए यहीं कोई पे बात। बैठे हैं, हमने कहा हम क्लास कर ले फिर। जी। हाँ ठीक, क्षमा अच्छी बात। चाहेंगे गुरुजी, बहुत खराब लगता है हमको, लेकिन फिर भी क्लास छोड़ने का मन नहीं करता। चलिए अच्छा है, कोई बात। ये तो हाईएस्ट है सर, ये रिश्तों में भी सबसे ऐसा रिश्ता है जहां पर मुश्किल हो सकता है। हम राधा हाँ। जी को सैल्यूट है कि ऐसी स्थिति में भी अपने ज्ञान की गंगा को बहाती रहती है। दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। थैंक यू ओम प्रकाश भैया, थैंक यू थैंक यू। जी जी। मैं स्वयं जब चला जाता हूँ ना कहीं, तो सोचता हूँ क्या बैठ करके क्लास लूंगा, तो कहेंगे आए हैं अपना धंधा करने के लिए, मिलने थोड़ी आए हैं। तो ऐसा, लेकिन होना चाहिए, समझ गए ना गुरुजी हमारा। वो आए तो वो जो हमारी समधन है वो बोली कि कोई नहीं, राजपूत है वो लोग भी, तो बोले कि नहीं आप समधन साहब बैठिए, 1 घंटा आराम विश्राम करिए। हमने कहा विश्राम क्या करना, तो उससे अच्छी बात क्या है। अंधा क्या मांगे दो आंखें। तो विश्राम नहीं हाँ करेंगे, क्लास करेंगे, कुछ सीख ही हाँ लेंगे। जी। हाँ। दिस इज पायल ग्रेट। जी बताइए, क्या प्रश्न है? नमस्ते गुरुजी। मेरे पास एक नमस्ते। प्रश्न आया था कि जीवन में सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसको कौन से भाव से देखेंगे। देखो, किसका प्यार? सच्चा प्यार देखना है तो पांचवा ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो गुरुजी मैंने ना टाइम नोट करके नहीं रखा, लेकिन उनके 5वें नंबर पे मेष राशि आ रही थी, मंगल वहीं बैठे थे, और जो लग्नेश थे वो लगन को देख रहे थे, बाकी दोनों का कोई संबंध नहीं था आपस में। फिर भी पांचवा स्थान चंद्र मेष तारे राशि, वही चंद्र मंगल तारे वही वही। है, तो सच्चा प्यार मिल जाना चाहिए। ओके। और गुरुजी वो बहुत एजेड थे, लाइक 50+, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से बोल दें कि हाँ मिल जाएगा। हाँ हाँ, बोल देना चाहिए। ओके, थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी मुझे एक प्रॉब्लम आ ही रही है, D1 में भी और प्रश्न में भी। जब मेरे पास 2-3 सवाल आ गए कि जेल योग है कि नहीं, या जेल होगी या नहीं, इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्या होगी देखने कि में कि नहीं? जेल के। जेल। अच्छा, बेल जेल। बेल। तो इसके लिए कौन सा भाव देखना है जेल के लिए। जेल और बेल दोनों 12वें और छठे से देखना है। D1 में भी।
D1 में। और प्रेशन में भी, दोनों में? हाँ, प्रेशन में भी? प्रश्न में जेल बेल का प्रश्न आएगा तो लग्न के साथ दशम देख लेंगे। ओके। और गुरु जी, ये जो D1 था उसमें क्या था कि राहु की दशा चल रही थी, राहु 12th हाउस में बैठे थे, मंगल और केतु छठे भाव में थे। अब अंतरदशा में भूल गई किसकी थी, तो उस परिस्थिति में क्या बोले, कुछ भी थोड़ा आइडिया अभी दे दो, अभी तुरंत बेल क्योंकि नहीं मिलेगा। अंतरदशा तो मैं भूल ही गई कौन सी थी। अभी तुरंत बेल नहीं मिलेगा, समय लगेगा। नहीं, जेल हुई नहीं थी, तो प्रश्न आया था कि जेल होगी कि नहीं होगी, मतलब हाँ, तो वही जेल मैंने जाना कहा पड़ेगा कि कि नहीं। बेल होने में अभी समय लगेगा। नहीं, बेल नहीं सर, जेल नहीं, केस चल रहा है, उसमें लग रहा है कि जेल जाना पड़ सकता है, तो वो पूछ रहे थे कि जेल होगी कि नहीं, जेल जाना पड़ेगा कि नहीं। तो नहीं होगी अभी। नहीं होगी। और सर, अगर राहु में मंगल या केतु की अंतर्दशा आ जाए तो हाँ बोले कि नहीं बोले, कि टाइम ठीक नहीं है अभी, ऐसा कुछ बोले? केतु कहाँ है? केतु और मंगल छठे में है, राहु 12वें में है, और राहु की दशा चल रही है। तो छठे में केतु है तो संभव है कि थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है। ओके गुरु जी। और गुरु जी, एक प्रश्न और है, जैसे 12th हाउस है वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी होता है? हम्म। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी होता है क्या? हॉस्पिटलाइजेशन, हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन तो की। अगर किसी की दशा चल रही है और तबीयत भी खराब है और ऐसा भी स्थिति है कि जेल भी हो सकती है, तो कैसे डिफर करें कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा कि मतलब जेल जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे डिफर कर सकते हैं? चंद्रमा पीड़ित है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लग्न पीड़ित है तो जेल जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू गुरु जी, बस यही थे क्वेश्चन। थैंक यू। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और हम लोग आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं प्रश्न लेने का समय मिलता है तो। हम लोगों ने पढ़ा था, अथ शीघ्रो मंद गतैरपि भागैकम समुत्तरत्यग्रे तदीहेष राफ संज्ञो मुसरिफ कथ्यते शुभ। यदि शीघ्र गति वाला ग्रह, मंदगामी ग्रह से एक भी अंश आगे बढ़ जाए, कौन? तो इसराफ योग होता है। यदि शीघ्र गति ग्रह मंद गति ग्रह से एक भी अंश आगे बढ़ जाए तो इसराफ योग होता है, वही मुसरिफ योग कहलाता है, और यह अत्यंत अशुभप्रद होता है। हम लोग 356 नंबर पेज में थे भाई, कहाँ है? आ रहे हैं। यदि लग्नेश और पंचमेश शुभ ग्रह केंद्र में हो तो संधि हो जाती है। यदि लग्नेश सप्तमेश तथा षष्ठे छठे स्थान में बैठे हो तो दोनों में परस्पर में द्वंद्व होता है। यहाँ तक हम लोगों ने समझा था, ठीक है ना? पायल जी, अभी तो जो विषय चल रहा है उसको भी ज्यादा समझना चाहिए, ठीक है ना? आगे बता रहा है प्रवासी स्थिति विचारक, प्रवासी का स्थिति क्या है, और सबसे ज्यादा प्रश्न उत्तर प्रवासी के ऊपर है। हम लोग जितना सीख पाएंगे ठीक है, जितना नहीं सीख पाएंगे कोई बात। पायल जी हाथ नीचे कर लीजिए, प्रश्न हो गया है तो वो हमको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना? तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर नहीं लौटा
तो क्या वो बंधन में है या मरा है, मर गया है? ठीक है ना। अब बहुत दिन से इंतजार हो रहा है। अब हम एक लोगों के पास गए थे मिलने के लिए। उनके न गुरु बड़े पीड़ित थे। अब वो प्रश्न लगन तो मैं भूल गया, क्योंकि बड़े मेरे पास कोई सिस्टम था नहीं, उन्हीं के सिस्टम पे देख रहे थे, विद्यार्थी ही थी। तो उनका बड़ा भाई ना चला गया, और जाने से 25 साल हो गया। उनका प्रश्न आया था कि वो जीवित है या नहीं। ठीक है ना। तो प्रश्न का जवाब आया था कि नहीं जीवित। बंधन 25 साल का बंधन तो पाकिस्तान वाला जेल में है, तभी तो 25 साल का बंधन बा। और कहीं भी हो तो मोदी निकाल के ले आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है ना। अब 25 साल तक घर से निकल गए तो अब तो घर आना नहीं। आप अपने भाई को भी पहचान नहीं पाएंगे, वो जिस हालत में होगा। और बिना किसी कारण के घर से चले गए, तो कारण मुझे नहीं पता था। तो उसमें जो है सो बड़ा दिक्कत होता है। तो ये प्रश्न आते रहता है। ये प्रश्न हमारे जीवन में अभी 10 दिन पहले आया था। इसीलिए हम लोगों को इस प्रश्न को समझने की जरूरत है। तो कहता है कि प्रश्न लग्न में पाप ग्रह हो। बहुत सिंपल सा आंसर है। तो मारा नहीं गया है, बल्कि वह पुरुष बांध लिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। आगे समझिए। पांचवें, नौवें, चौथे, आठवें और सातवें स्थान में पाप ग्रह हो। तो पांचवा नौवां त्रिकोण हो गया, चौथा सातवां केंद्र हो गया, और आठवां आठवां हो गया। आप समझिएगा। बचा कौन? लग्नेश और कार्येश बच गया, लग्नेश और दशमेश। पांचवा, नवा, चौथा, आठवां, सातवां स्थान में पाप ग्रह हो, अथवा इनको पाप ग्रह देखते हो, तो निश्चित रूप से बंधन में पड़ा समझना चाहिए। अब अगर लग्नेश और दशमेश इसके विपरीत रह गया, तो अगर इसमें पाप ग्रह हो जाए तो क्या समझेंगे? मरा हुआ समझना चाहिए। ऐसा समझ सकते हैं क्या? आगे समझेंगे। तो पहला था कि लग्न में यदि पाप ग्रह हो तो मरा नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं किसी बंधन में पड़ा हुआ है, बंधन तोड़ नहीं पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। उसके बाद फिर लिख देता है कि पांचवें में अर्थात लग्न, पंचम, नवम तीनों त्रिकोण आ गया, दो केंद्र आ गया, तीनों केंद्र आ ही गया, और आठवां स्थान भी आ गया। पाप ग्रह हो और इनको पाप ग्रह देखते हो तो निश्चित रूप से बंधन में पड़ा समझना चाहिए। आगे लिख देता है कि सातवां जो मारक स्थान है, आठवां जो आयु स्थान है, वो दोनों स्थान यदि क्रूर ग्रह हों, तो दोनों, चूंकि सातवां पहले भी आया है, आठवां पहले भी आया है, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, पांचवा, नवा, सातवां, चौथा और आठवां। तो उसमें भी सातवां आया था और आठवां आया था, यहाँ भी सातवां और आठवां आया है, और यहाँ भी कहा जा रहा है कि क्रूर ग्रह हो, तो या तो मारा चला गया हो या नहीं तो बांधा गया हो। भाई ये दो में से तो एक है ही। अब इसमें हमको डिक्लेयर करना है। फिर कहता है यदि लग्न और सातवें पाप ग्रह हो, और लग्न तथा आठवें भी पाप ग्रह हो, तो भी पुरुष बांध लिया गया है। आगे क्या होगा कि उसको लोग प्रताड़ित करेंगे और छोड़ देंगे। तो लग्न में भी पहले आया हुआ था, सबसे शुरू में आया था कि लग्न में ही क्रूर ग्रह हो। ठीक है।
यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे कहता है कि 7वें 8वें लग्न, 7वें अथवा 8वें या लग्न में पाप ग्रह स्थित हो तो बंधन में पड़ा समझना चाहिए। ये फिर से वही चीज रिपीट कर रहा है। यदि लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों तो बंधन में पड़ा मनुष्य शीघ्र छूट जाता है, और 7वें 8वें में पाप ग्रह हो तो बंधन में है, लेकिन लग्न में यदि शीघ्र शुभ ग्रह पड़ा चला गया या लग्न को शुभ ग्रह की दृष्टि भी चली जाएगी तो बंधन से जल्दी छूट जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगा। तो जब आप उसको बता देते, यहाँ ना मरा हुआ का अभी प्रश्न नहीं आया है, उत्तर आया नहीं। अभी ये कहा जा रहा है कि बंधन में है, चाहे वो 1 बाय 1 बताया, लग्न में पाप ग्रह हो तो बता दिया, दूसरे में बताया 5वें 9वें चौथे 7वें 8वें में हो, बाद में फिर बताया 7वें 8वें में हो, फिर बताया लग्न 7वें 8वें में हो, तो यहाँ पे अशुभ ग्रह मार नहीं पा रहा है। और ये एक आशा का किरण दिया, यदि ऐसे स्थिति में लग्न को शुभ ग्रह की दृष्टि मिल जाए, या बताया तो स्थिति है, मैं अपने तरीके से दृष्टि भी बोल रहा हूं, तो जातक बंधन से जल्दी मुक्त हो जाता है। ठीक है ना। अभी ये सब घटना अब तो बड़े बड़े लेवल पे होता है, जैसे अभी भी इजराइल के 100 से ऊपर बंधक जो है जो हमास के कब्जे में है, वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा, है ना। अभी एक बंधक को कल परसों छुड़ाया है, अलग बात है। उसी तरह से कहा जा रहा है यूक्रेनी सैनिकों ने 500 से ऊपर भी रशिया के सैनिक को बंधक बना के रखा हो। अब वो छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे वो बात है ना, कि मार देगा लोग। तो बंधक बना करके खाना पीना दे रहे हैं, उससे अच्छा तो मार देते हैं, छुट्टी फुर्सत करो भाई। अब बंधन से मुक्ति का ही प्रश्न है, तो मुक्ति 2 प्रकार से मिलना चाहिए, एक तो मृत्यु के पश्चात और एक बंधन से छूट जाने के पश्चात। कहता है कि ऐसे स्थिति में जो अभी हमने ऊपर चर्चा किया है कि शुभाशुभ ग्रह जो है लग्न में हो, शुभ और अशुभ दोनों हो, 7वें में भी हो, 8वें में भी हो, 5वें में हो, ऐसे स्थिति में वो बंधन में है तो आज नहीं तो कल वो छूट ही जाएगा, ऐसा मान करके चलना चाहिए। अब कहता है कि केंद्र स्थान का स्वामी केंद्र में हो और पतित लग्नेश केंद्र में बैठा हो तो कदापि नहीं छूटेगा, ऐसा कहना चाहिए। पतित लग्नेश का मतलब क्या हुआ? पतित कह दें, पाप कह दें, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अशुभ ग्रह यदि लग्नेश हो और वो केंद्र में बैठा हो और केंद्र स्थान का स्वामी भी केंद्र में ही हो, तब यहाँ 1 4 7 10 की ही मात्र बात हो रही है, तो उसमें बंधन नहीं छूटेगा, ऐसा कहना चाहिए। और संबंध की इच्छा रखने वाला पाप ग्रह, अब संबंध का मतलब क्या है कि लग्नेश पतित है या क्रूर है, केंद्र में बैठा ग्रह, इन दोनों से संबंध रखने वाला ग्रह यदि अष्टमेश हो और वो पापी हो तो मरण हो जाएगा। केंद्र में दोनों है तो छूटेगा नहीं, और अष्टमेश के साथ यदि दोनों का में से किसी का संबंध हो जाएगा तो मरण हो जाएगा। यदि लग्नेश अस्त होकर चतुर्थ स्थान में हो, उस पर मंगल की दृष्टि हो तो भी मरण हो जाएगा।
क्योंकि लग्नेश अस्त होकर के कहाँ है, चतुर्थ स्थान में है और उस पर मंगल की दृष्टि है। तो ऐसे स्थिति में भी मरण हो जाएगा। लग्नेश पापी ग्रह हो, केंद्र के स्वामी केंद्र में हो, और पापी अष्टमेश, अशुभ अष्टमेश यदि उससे संबंध बनाना चाह रहा हो, तो ऐसे स्थिति में भी जातक की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कहता है कि चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो, वह पाप ग्रह तथा अष्टमेश से योग करे, क्योंकि लग्न के भांति ही चंद्रमा का भी प्रयोग किया जाता है, चाहे वो पराश्री हो या प्रश्न हो या ताजिक हो, चंद्रमा का महत्व है। और हम हमेशा कहते हैं कि लग्न की तरह उसका भी प्रयोग किया जाता है, तो उसके भी विषय में कुछ लिखा है तो उसको समझना चाहिए कि यदि चंद्रमा चतुर्थ स्थान में है और वह पाप ग्रह तथा अष्टमेश से योग करे, जैसे लग्न से योग, लग्नेश के साथ योग कर रहा था अष्टमेश, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। यदि केंद्र में शनि से युक्त व दृष्ट हो, कौन, चंद्रमा, यदि केंद्र में शनि से युक्त व दृष्ट हो तो भी जातक का मरण हो जाएगा, कारागार में ही मृत्यु हो जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। अब फिर से कह रहा है लग्न का स्वामी मंगल से युक्त अथवा दृष्ट हो, तो दृश्य चक्रार्ध में हो तथा धन भाव के स्वामी से इत्तेसाल करता हो, तो बंधन में पड़ेगा, ताड़ना में बहुत अधिक पीड़ा सहेगा। तो दृश्य चक्रार्ध किसको कहते हैं, आप लोगों को पता है? हाँ या ना? नहीं सर। चलिए ठीक है। आगे देख लेते हैं, फिर बताते हैं। तो दृश्य चक्रार्ध में हो कौन, लग्न का स्वामी मंगल से युक्त अथवा दृष्ट हो या दृश्य चक्रार्ध में हो। ये पूरे भाव को जहां तक हमारा अनुमान है, इधर वाले भाव को अदृश्य बोलते हैं और इधर वाले भाव को दृश्य बोलते हैं। तो यही दृश्य चक्रार्ध हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला भाग दृश्य चक्रार्ध हो गया और इधर वाला भाग अदृश्य चक्रार्ध होना चाहिए। यही हम लोगों को जानना है। ठीक है, आगे कहता है कि यदि तृतीय तत्वा नवमेश 12वें भाव में या लग्न में हो या लग्नेश के साथ 12वें भाव में हो तो बंदी भाग जाएगा। तो तृतीयेश और नवमेश चूंकि गति का स्थान है, मतलब यात्रा का स्थान है, आवागमन का स्थान है, तो उसका संबंध यदि लग्न या लग्नेश के साथ हो जाए, चंद्रमा या चंद्रमा के स्वामी के साथ हो जाए, उसको अवसर प्राप्त हो जाएगा कि वो कारावास से भाग जाएगा या जहां भी बंदी बना करके रखा हुआ है वहां से भाग जाएगा। तो इस विषय को भी समझने की जरूरत है। आगे कहा गया
कि तृतीय तथा नवमे से इत्तिसाल योग की इच्छा करने वाले हों तो भी बंदी भाग जाएगा। चंद्रमा दृश्य चक्रार्ध में रहकर इत्तिसाल योग करे तो भी बंदी भाग जाएगा। यदि तृतीय तथा नवमेश का योग हो तो बंदी मुक्त हो जाएगा। और पतित चंद्रमा तीसरे व नवें स्थित ग्रह से संबंध करे तो भी बंदी छूट जाएगा। तो यहाँ पे बहुत कठिन नहीं है, बंदी छूट जाएगा या भाग जाएगा, इसका संबंध लग्नेश और चंद्रमा से हो जाए। और संबंध यदि दृश्य चक्रार्ध में हो गया, उसके निकल जाने का संभावना अर्थात उसके जीवन में आगे उजाला है, इसीलिए दृश्य और अदृश्य चक्रार्ध की चर्चा की है। यहाँ तो शब्द के से ही सारा गेम है, शब्द से ही सब चीज हो रहा है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 2-3 ही बातें हैं जो अभी तक हम लोगों ने समझ पाए। तो भाग जाना, मुक्त हो जाना, कारागार से निकल जाना, इसके लिए तीसरे और नवे का संबंध होना किसके साथ, लग्नेश या चंद्रमा के साथ जरूरी है। मंगल से, अष्टमेश से लग्नेश का केंद्र में स्थान में बैठे अशुभ ग्रह का संबंध होना जातक की मृत्यु को बताता है। लग्न में 7वें में 8वें में अशुभ ग्रह हो, 5वें और 9वें में अशुभ ग्रह हो, चौथे में अशुभ ग्रह हो, सिर्फ लग्न में अशुभ ग्रह हो, सिर्फ चौथे 7वें में अशुभ ग्रह हो, सिर्फ 7वें 8वें में अशुभ ग्रह हो, 5वें 9वें में अशुभ ग्रह हो, 5वें 7वें में अशुभ ग्रह हो, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन यदि बनता है तो बंदी बंधन में है, प्रवासी बंधन में है, ये समझना चाहिए। तो ये तीनों चीज हम लोगों ने समझा। पहला क्या, प्रवासी बंधन में है। दूसरा क्या, तो वो मर सकता है। तीसरा क्या, तो वो बंदी बाहर निकल सकता है, भाग सकता है, या मुक्ति हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि तीनों विषयों को बड़ा अच्छा समझा होगा आप लोगों ने। कहता है यदि केंद्र में स्थित तृतीय लाभेश के साथ योग की इच्छा करता हुआ शुक्र और लग्न में बली होकर बैठा हो तो जब तक शुक्र लग्न में रहे तब तक कर्ता अधिक बलवान रहे, और शुक्र लग्न से हट जाए तो कर्ता कमजोर हो जाए। यदि लग्न में शुक्र अस्तंगत हो तो बंद, अब वो जो उसको मजबूत शुक्र था, कर्ता का मतलब हो गया जो जिसके बंधन में है जातक, तो वो छूट नहीं रहा था। आगे कहता है कि शुक्र यदि अस्तंगत हो तो बंदी का छूटना संभव है। जन्म कालिक मृत्यु योग प्रश्न काल में हो तो बंदी मुक्त हो जाता है। तो हम लोगों को ये यहाँ पे देखने की जरूरत है कि तृतीयेश और नवमेश के साथ संबंध है कि नहीं, और ऐसे में बंदी को यदि सप्तम से समझा जाए तो ही यहाँ कहा जाएगा कि शुक्र लग्न में होगा तो कर्ता बलवान हो जाएगा, और शुक्र अस्त होगा तो कर्ता कमजोर हो जाएगा। लेकिन क्या बंदी को लग्न से भी देखा जा सकता है? तो अभी तक तो वही कर रहे थे, लग्न और चंद्रमा से ही बंदी को देख रहे थे।
अब यहाँ जो प्रश्न आ जाता है कि क्या बंदी के अलावा जिसने बंदी कर रखा हो और हमको पता है कि वो वहां बंधन में है, तो ऐसे प्रश्न में बंधन में रखने वाला लग्न हो जाएगा और छूटने वाला सप्तम हो सकता है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। इसीलिए कहा गया है यदि शुक्र लग्न में अस्तंगत हो तो बंदी का छूटना संभव है। अब आगे कहता है कि मेष तुले चौशीघ्रम स्यात् करके नक्रे सकष्टा स्थिरो चिराद द्विहे द्विदेह से मोक्षो मध्यम कालतः। यदि मेष और तुला लग्न हो तो शीघ्र छूटता है, कर्क मकर लग्न हो तो कष्ट से छूटता है, स्थिर लग्न में बहुत समय बाद छूटता है और दुस्वभाव लग्न में कुछ दिन बाद छूटता है। तो 1 4 7 10 ये कौन सा हो गया? चर हो गया। चरण 2 5 8 11 स्थिर हो गया और 3 6 9 12 द्विस्वभाव हो गया। इसको यदि अलग से याद न रहे कि मेष और तुला लग्न में हो तो शीघ्र छूटता है, कर्क मकर लग्न में हो तो कष्ट से छूटता है। मेष और तुला लग्न को क्यों लिया गया ये, और कर्क और मकर को क्यों लिया गया, ये आप लोगों को बताने में दिक्कत है या बता दीजिएगा हमको। काल पुरुष के मे, हिसाब से लिए। मेष और तुला को क्यों लिया गया? जल्दी छूटने के लिए। कर्क और मकर को विलंब से छूटने के लिए लिया गया। दोनों चर राशि है, क्यों? आप लोग विद्वान है, अपने आप को कम मत समझिए। शुक्र उसमें सप्तमेश बैठता है और उसमें लगन है, उसमें लाभेश भी है। उसमें मेष राशि में लाभेश का जिक्र आता है ना। और कोई बोलना चाहेंगे? स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। वो तो दोनों ले आएगा परिवर्तन, तो मकर और कुकर्क भी ले आएगा। चर राशि तो वो भी है। चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं मेष और तुला दोनों राशियां जो है वो मूल त्रिकोण की राशि है और विषम राशि, ठीक है ना। तो मूल त्रिकोण की राशि होने के कारण और चर राशि होने के कारण उसके स्वामी का ताकत ज्यादा लगेगा उस राशि से मुक्ति पाने के लिए। इसीलिए मेष और तुला में जल्दी छूट जाएगा, कर्क और मकर में देर से छूटेगा। यहाँ बता दिया गया उसी के अनुसार। शीर्षोदयी लग्न हो और स्थिर हो तो छूट जाएगा, पृष्ठोदयी हो और स्थिर हो तो देर से छूटेगा। ऐसा आप अपने मन में विचार कर सकते हैं। और द्विस्वभाव लग्न है तो छूट जाएगा कुछ दिनों में, ऐसा हम लोग अपने मन में विचार कर सकते, ठीक है ना। तो शीघ्र छूटता है चर लगन में, देर से छूटता है स्थिर लगन में, और कुछ दिन में ही छूट जाता है द्विस्वभाव लगन में, ऐसा हम लोग कहते हैं। अब है जो है अर्थ नव का प्रश्न है, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अब नाव से रोजगार करने के लिए कोई यहाँ वहां नहीं जा रहा है, लेकिन रोज नाव चल रहा है और रोजगार हो रहा है। लेकिन उस रोजगार का प्रश्न हमारे और आपके बीच नहीं हो रहा है। पहले जो नाव चलता था उसमें बड़ा रिस्क था, ठीक है ना। अब जो नाव चलता है उसमें बहुत रिस्क नहीं होता, वो सुनामी तक को देख लेता है, झेल लेता है, ठीक है ना। समुद्र में आज भी समुद्री मार्ग से सबसे ज्यादा व्यापार होता है, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन अब जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उस पर कितने कंटेनर सैकड़ों में लदे होते हैं। मैं तो सिर्फ साहेबगंज में घाट था, वो LCT चलती थी,
पानी वाला जहाज चलता था, एक जहाज पे 4-4 5-5 ट्रक लोड हो जाते थे, और वो लोडेड ट्रक लोड होता था, किसी में बालू है, किसी में गिट्टी है, जिसको रोड़ी या छर्री बोलते हैं आप लोग, और वो उस पार फिर टप जाता था गंगा जी के उस पार, फिर जो है सो रोड पे निकल जाता। तो ये गंगा जी में चलने वाला जो एलसीटी था, पानी वाला जहाज था, उसको इतना ताकत है, तो समुद्र में जो चलता है वो तो 100-100 कंटेनर लोड करके चलता है, उसको कितना ताकत है। और अब मौसम की जानकारी हमेशा आपके पास होती है कि यहाँ मौसम खराब होने वाला है, यहाँ अच्छा होने वाला है। उस समय कैप्टन क्या नीति अपनाएगा ये भी उसको पता है, समुद्र है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी समुद्र में लुटेरा हुआ करता था, आज भी समुद्र में लुटेरे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो कंटेनर उतार के नहीं जा सकता, आपको लूट सकता है, ठीक है ना। तो नौका विचार आगे कभी आप लोग देखिएगा, हो सकता है कभी यूट्यूब पे चर्चा कर लें, बाकी अभी वर्तमान समय में इसकी चर्चा करने की बहुत जरूरत नहीं है। कि सकुशल नाव वापस आएगा, जल में डूब जाएगा, जल में तैरता रहेगा, या व्यापार में लाभ होगा या नहीं होगा, इसको हम लोग लेकर के नहीं चलते हैं, ठीक है ना। क्रय विक्रय को ले लेते हैं। क्रय विक्रय पेज संख्या 363, श्लोक संख्या 183, 183। क्रेता लग्न पतिर्गेयो विक्रेता विक्रेताग्रपति स्मृतः गृह्णाम्य मिदम वस्तुम प्रश्नम एव विदेशति। लग्नेश खरीदार और लाभ का स्वामी विक्रेता कहा गया है। ऐसा हम लोगों ने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर आज पढ़ लेते। लग्नेश खरीदार और लाभ का स्वामी विक्रेता, क्योंकि उसको बेचने से लाभ होगा, इसीलिए लाभ का स्वामी विक्रेता है। मैं यह वस्तु खरीद करूंगा, अर्थात खरीदेगा। इस प्रश्न के अवसर पर यदि लग्न बलवान हो तो वस्तु खरीद ले, इससे उसको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा कहना चाहिए। और जो बेचने वाला है कहता है कि मैं इस वस्तु को बेचूंगा, ये प्रश्न है, तो 11वां स्थान बलवान है, तो उस वस्तु को बेचने से लाभ होगा, उसे बेच डालने की अनुमति देनी चाहिए। क्लियर हो गया? बस यही 2 श्लोक पढ़ाना, पीछे आप लोगों ने पढ़ा हो। तो क्रेता और विक्रेता के संबंध में और ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। तो खरीदार लग्न हो गया और विक्रेता लाभ हो गया, ये आप लोगों को समझने की जरूरत। लग्नेश का पोजीशन अच्छा है तो खरीदार को लाभ हो जाएगा। लाभेश का पोजीशन अच्छा है तो विक्रेता को लाभ हो जाएगा, ऐसा कहना चाहिए। अब अन्न की उत्पत्ति, धन धान्य फसल आदि किस भाग में अच्छा होगा और किस भाग में अच्छा नहीं होगा, इसका प्रश्न आता है। तो इससे भी हम लोगों को बहुत मतलब नहीं है, इसीलिए इसको भी समझने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो अब मोटा मोटा प्रकीर्णन अध्याय में कुछ है नहीं, आप लोग स्वयं समझ लेंगे। तो हमारे तरफ से
चैप्टर क्लोज हो गया। अब आप लोग अपने हिसाब से यदि अभ्यास के लिए रखना चाहते हैं कुछ तो रखें, अगला क्लास रखना चाहेंगे कुछ प्रश्न उत्तरी के लिए तो रखें, अन्यथा आज ही क्लास को समाप्त करें। ओम प्रकाश कुमार जी। नहीं सर, ये तो अगली बार तो रखना ही है। इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। लेकिन हम अगले क्लास में और भी तैयारी करके लाएंगे। बट हाँ अभी इस बार में ये जो क्रेता और विक्रेता वाला जो प्रश्न है, इसमें तो जो प्रश्न पूछता है, अगर बेचने के संबंध में पूछता है तो लगन विक्रेता मानता है, और अगर खरीदने के लिए कहता है तो लगन से खरीदारों को देखता है। ये दोनों अगर एक साथ पूछें तब हम लगन और 11वें भाव को देखें, या फिर वो इस हिसाब से करें ये? ना ना, यहाँ क्रेता विक्रेता को लेकर के चलना है, समझ अच्छा। गए ना। जी। जिसको लाभ दिखाई देगा उसको बता देंगे, क्रेता को भी कहेंगे कि आपको खरीदने पर लाभ नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। ये जी भी जी कह जी। सकते हैं हम। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसको क्रेता थोड़ा को सा कह देंगे थोड़ा, खरीद हाँ लाभ। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा है। आपको पीछे के जो पीछे भी बताया गया है उसके साथ इसको ऐड कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जी। तो हम जी। लोग तो ऐसे हाँ सॉरी, आगे बढ़े। कुमार प्रवीण जी बताइए क्या प्रश्न। मुझे पढ़ा, मुझे छोटे छोटे दो प्रश्न है पीछे। जब अभी अब पढ़ा दो जगह आपने संबंध की इच्छा कही थी, तो इच्छा से हम भविष्य एक साल समझे या क्या समझे? अलग से इच्छा वर्ड यूज किया, बताया आपने। क्या? आपने बताया था ना, जैसे वो शुक्र जो है उसमें इच्छा रखता हो संबंध के बनाने की, पीछे जो आपने बताया था सर। अ, ये था सर वो। इच्छा रखता हो संबंध बनाने की में इत्तेसाल हो सकता है, बाकी संबंध बना लिया तो बना लिया, क्या दिक्कत है? तो इच्छा करता है, इसका स्पेशल कोई पर्पज नहीं है गुरु जी? ना, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। दूसरा, इसमें शुक्र को क्यों लिया गया गुरु जी स्पेशल? शुक्र को शुभ ग्रह के रूप में लिया गया है, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर शुक्र गुरु से ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे सर? जैसे में शुक्र असुर के गुरु थे, और बृहस्पति सुर के गुरु थे, अर्थात देवताओं के गुरु थे। तो ऐसी स्थिति में कई जगहों पर जहाँ बंधन और मोक्ष है, इसीलिए शुक्र को ले लिया गया है कि अगर शुक्र बलवान होकर के लगन में है तो वो बलवान हो गया, वो मोक्ष नहीं दे रहा। ठीक है ना। अगर वो अस्त हो गया तो इसका मतलब है कमजोर है, उसके आने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। ठीक है। तो सर तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आज। जी। आप लोग कलयुग में अपने जीवन में बहुत बार गुरु से शुक्र को अधिक बलवान प्राप्त करेंगे। अगर शुक्र बलवान नहीं है तो आप ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, गुरु ऐश्वर्य नहीं दिलाएगा। अगर शुक्र बलवान नहीं है तो विपुल धन संपदा आप प्राप्त नहीं कर सकते, अंबानी अडानी नहीं हो सकते कभी। अगर शुक्र बलवान नहीं है तो आप क्या नाम कहते हैं, जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, रामदेव नहीं हो सकते, जग्गी नहीं हो सकते, मोदी नहीं हो सकते, कंगना नहीं हो सकते, अमिताभ नहीं हो सकते, समझ रहे हैं ना। तो जिनका ख्याति के साथ साथ धन दौलत दोनों चीज जिसको प्राप्त है, वो नहीं हो सकते यदि शुक्र कमजोर है। तो इसीलिए कई स्थानों पर गुरु के अपेक्षा शुक्र का बलवान होना अच्छा है। और हम लोग कलयुग में इस बात को देखेंगे कि शुक्र यदि अच्छा है तो जातक जीवन में ज्यादा प्रसन्न है। ठीक है कि उसके वो शांति नहीं मिलता जीवन में, प्रसन्नता मिलती है, शांति नहीं मिलती। और गुरु के ठीक हो जाने पर शांति मिलती है, प्रसन्नता नहीं मिलता उतना। तो संतोष हो जाता है लोगों को, 500 रुपया इसी में सब काम करना है, ठीक है हो जाएगा।
और जिसके पास 5 करोड़ है ना, उसमें भी काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे शुक्र का लेना, इसी संदर्भ को समझ के आप मान सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। दूसरा जो आपने अचानक आज क्लास का कहा था, ऐसा लग रहा है हमारा पता नहीं सर सब कुछ छिन गया जैसे। अरे बिल्कुल बहुत नहीं। अजीब सा लगा सर ये। एकदम उम्मीद नहीं थी सर इस चीज की कि आज ही बंद हो जाएगी। तो सर मैं एक ऐसा रिक्वेस्ट कर कुछ रहा था नहीं। आपसे कि एक क्लास वर्ष की कर लीजिए, एक पर्सन की कर लीजिए, अलग से ना एक क्लास हो। तो वर्ष में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है गुरु के भी, तो वो भी थोड़ा दूर हो जाएगा प्रैक्टिस का ना। एक एक प्रैक्टिस सेशन वर्ष का, एक प्रैक्टिस सेशन इसका प्रश्न का, बाकी जैसे सब ठीक। लोग का है। तो दूसरा सर, एक आपने प्रश्न भूषणम के लिए कहा था कि 56 श्लोक उसको देख लेने हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो आइडिया मिलेगा। इसी में आ गया सब। 85 का इसमें आ गया। नहीं, वो प्रश्न भूषणम की थी ना आपने, बहुत छोटी सी, रामचंद्र पाठक जी की कही थी, वो छोटी सी अरे वो करीब। 85 का, वही तो हमने कहा था, 56 श्लोक वाला, वो सब नहीं, इसी में आ गया। पर एक प्रश्न प्रश्न भूषणम भी थी सर कोई। प्रश्न भूषणम है, प्रश्न भूषणम है अभी। उसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, अब हमारे पढ़ाने की अब जरूरत नहीं है। ठीक ठीक है सर। तो एक हाँ, छोटी रिक्वेस्ट बाकी ये है सर, एक बाकी प्रश्न जी उत्तर के लिए पूरा जीवन पढ़ा है, हम भी पढ़े जी हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। जी सर। तो रिक्वेस्ट एक वर्ष की एक प्रश्न की क्लास रखवा लीजिएगा प्लीज। ठीक है, कोई बात। थैंक सर यू। हम सर मैं भी प्रवीण जी को सेकंड करती हूँ, एक एक जी क्लास जी, कोई बात। होने की सर। तो सर इसको पायल जी, मान गए। पायल जी को प्रश्न करने दीजिए। पायल जी। हाँ जी गुरु जी, अगर कोई घर से बस निकल जाते हैं, कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और वो लौट के अभी तक वापस नहीं आए, काफी साल हो गए, तो उनके में भी ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं जो भी आपने बताया, हाँ भाई, बिल्कुल देख सकते, कि वो जिंदा है या नहीं है, कहाँ है, बिल्कुल देख किस। सकते। थैंक यू गुरु जी। कभी कभी छूटना और कभी कभी छोड़ना, हम्म। आप बंधन में नहीं हो, लेकिन आप घर आना नहीं चाहते हो, तो अपने आप बंधन बनाया हुआ है कि हमको नहीं जाना। तो गुरु जी, आपको, आप एक्चुअली ना हमारी। एक एक बात बता, पहले बातों को समझ लीजिए। कोई किसी भाई के पास, या कोई अपना ससुराल, लड़ाई झगड़ा हो गया, अब जाएंगे नहीं, भाई से मिलेंगे ही नहीं, ससुराल जाएंगे नहीं, हमने अपने लिए बंधन बना लिया है। और एक है कि किसी ने बांध के रखा हुआ है, वो जाने नहीं देगा। तो यहाँ दोनों विचारों को अपने हिसाब से, दैवज्ञ जन, आप लोग दैवज्ञ जन हैं, दोनों हिसाब से विचार को समझते हुए प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू गुरु जी। गुरु जी एक क्वेश्चन और है, अगर कोई ओल्ड एज पर्सन बस ऐसे ही पूछता है कि हमारी आयु कितनी बची है, तो इस बात का जवाब कैसे दें? मुश्किल है, उसको बोलिए खूब जिएंगे आप, अभी अभी आप पूरी आयु बची है, 90 95 100 बरस बताइए, उनको अच्छा, ताकत मिलेगा जीने में, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं, परेशान होते हैं तो बीमार बोलिए, होते हैं। ये ये चर लग्न एक्चुअली मेरे है तो पास आयु आया था। बची है, स्थिर लग्न है तो जैसी स्थिति है वैसी चल रही है, इसमें क्या बताएंगे। वही। अपने मनोनुकूल जो आपको वहां उचित लगे, बुजुर्गों को देख तो करके मैंने जैसा मन करे वैसा जीवन बताइए। चार्ट देखा था, उसमें उनकी त्रिकोण की दशा थी, तो मैंने बोला कि लंबी है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामियों की दशा है, इसीलिए। हम्म। लेकिन उसमें केतु बैठे हुए थे वहां पे, पंचम ऐसे में नहीं, केतु बैठे हुए ऐसे थे, ऐसे केतु की पता दशा नहीं, थी। ऐसा पता नहीं चलेगा, उसको कभी उदाहरण में ले लेंगे पायल जी तो पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू गुरु जी। और पायल जी क्लास खत्म हुआ, आपको पहचान नहीं पाए, सॉरी क्योंकि गुरु आप जी, मेरे दुबले हो। को बहुत कम टाइम मिलता है क्लास अटेंड करने का, लेकिन मैं और रिकॉर्डिंग बराबर सुनती हूँ सब। वीडियो भी ऑन नहीं करते हैं आप, हाँ सर, तो रियली सॉरी, मेरे घर पे माहौल ही ऐसा है कि सब लोग रहते हैं एक ही साथ। कोई बात नहीं। मैं वीडियो चलिए ऑन कोई करूंगी, बात। आपको सब दिखेंगे फिर वीडियो में। बढ़िया है ना, पूरे परिवार के साथ देखेंगे आप। हाँ जी, अभी नेक्स्ट वीडियो में ऑन कर दूंगी। ओम प्रकाश कुमार जी। जी सर, ये था एक। तो पहला क्वेश्चन है कि एक मुष्टि प्रश्न जो है, अगर हम पता करना चाहें किसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है, और दूसरा एक इसका प्रयोग कर सकते हैं कि हमारे पास कोई प्रश्न आया है, कोई पूछ रहा है, उसमें कुछ होता है कि चंद्रमा के हिसाब से देखकर हमको पता चला कि ये वाला प्रश्न होना चाहिए और ये कुछ और पूछ रहे हैं, तो
एक और कॉम्बिनेशन है, वो गलत वो प्रश्न पूछने का। शुरू में ही एक दो श्लोक बताया गया है, उसको पढ़ हाँ, लीजिएगा। वो तो है। उसी से वो काम चलिए, उसी से काम चलाइए, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं। अच्छा, तो ये हम ना देखें कि चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से इस भाव का प्रश्न होना चाहिए, ऐसा ना, नहीं है। वो लग्न के स्थिति के हिसाब से होता है। धातु चर धातु मूल और जीव, ठीक है ना। जी। तो इसके हिसाब से पता चलता है कि जो अगर धातु राशि आई है तो धातु की चिंता है, मूल राशि है तो मूल की चिंता है, और जीव राशि आई है तो जीव की चिंता है। जीव राशि 3, 6, 9, 12। अच्छा, और धातु ये धातु धातु 1, 4, 7, 10। मूल 2, 5, 8, 11। अब कभी कहीं कहीं पे इसको और थोड़ा कठिन बनाया गया है कि हम्म, यदि लग्न धातु के नवांश में हो, चर के नवांश में हो, या चर आ जाता है, धातु मूल और जीव के नवांश में हो, तो उसके आधार पर बताया जाना चाहिए। तो ये सब चीज रहने दीजिए। मुष्टिगत प्रश्न को अब का उत्तर, अब प्रश्न का जो प्रश्न के तरीके में इतना बदलाव आया है कि मुष्टिगत प्रश्न से काम नहीं चलता है। अब कोई भी आदमी जब आपसे प्रश्न पूछता है तो प्रश्न में उसको अपने स्वयं की चिंता या परिवार की चिंता है तो लग्न से कहेगा देखो। प्रश्न से वो व्यापार की बात कर लेगा और अन्यत्र कई तरह के तरीके की बात कर लेगा। धन कुटुंब की बात, जीव की बात, हाथी घोड़े भैंस बकरी की बात वो कम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को इस तरह से समझना है। फिर भी मैं मुष्टिगत प्रश्न का चैप्टर आप लोगों के इसमें देखूंगा, अगर नहीं डला होगा तो डाल करके भेज दूंगा। ठीक सर। पार्ट बी है सर कि जैसे हमारा जो दृष्टि की बात अभी हम लोग कर रहे थे सर, कंजंक्शन में तो क्लियर कट असर पड़ता है कि अगर हमारे पास सपोज जुपिटर का कंजंक्शन बन रहा है या वीनस का बन रहा है, तो उसके भाव के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से और उसका अपना नेचर के हिसाब से हम उसमें वो भाव, वो जो रिजल्ट को चेंज करते हैं। क्या दृष्टि में भी हम ये कह सकते हैं कि अगर वीनस की दृष्टि है तो उसका, वीनस का जो अपना स्वरूप है उसके हिसाब से धन में वृद्धि होगी या उसका सुख संपत्ति में वृद्धि होगा? जुपिटर का है प्रभाव, तो नहीं, ऐसा कोई यही डिस्टिंग? तो यही तो है कि प्रभाव लेस मात्र रहेगा, ठीक है, लेकिन रिजल्ट उसी के आधार पर होगा जो वो भाव चाहेगा, जो भाव उसकी गति हो। हम्म, समझ गया क्योंकि तो। ये बात बताते हैं, आप इशारा से काम करवा रहे हो, आप हम्म। अपने हाथ से काम नहीं कर रहे हो। अंतर यही है। आप हम्म। एक दूसरे को बोल रहे हो कि उसका कान खींच लो, आप हम्म। कान नहीं खींच रहे हो, बात को समझिएगा। हम्म। क्योंकि आप उसके नजदीक नहीं हो, लेकिन आप देख रहे हो, तो उससे आप किसी न किसी को प्रभावित कर रहे हो, जी। भाव को प्रभावित कर रहे हो। तो भाव में यदि दम है हम्म। तो आप ये कह रहे हो कि अभी रिजल्ट ले लो, हमने आपको एक्टिव किया हुआ है, अभी आपको मौका मिला है, आप काम कर लो। काम कर लो, समझ गया। जैसे विद्यार्थी को नकल करने के लिए गाइड पकड़ा देता है, कभी नकल कर लो, 1 घंटा कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। जी। तो तो ये दृष्टि से 2 मिनट लेंगे। दृष्टि से, दृष्टि डालने वाले ग्रह के बल के ऊपर फल नहीं है। जिस भाव के ऊपर या जिस ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल रहा है उसके बल के ऊपर फल है। अब थोड़ा सा क्या होता है कि श्लोकों में तो लिखा है कि जिसका अंतर्दशा हो, यही यही लिखा है ना। ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशासु चौ। क्लियर हुआ। जी। तो ये कह रहा है कि जिसका ज्यादा ताकत है वो ज्यादा अच्छा फल करके ले जाएगा। ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशासु चौ।
तो देखने में भी वही रूल लगेगा क्या? तो आगे चूंकि आप लोग जब ज्यादा पढ़ते हैं तो आपके समझ में आता है, तो देखने में ये रूल नहीं लाता है। नहीं लगता है। देखने में आता है दृष्टि में, ये हम विशेष करके देखिए क्या है ना कि इसको ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है। सबसे पहले तो मैं संसार से दुखी हूँ। कभी कभी मन करता है कि हम भी पढ़ाना लिखाना छोड़ करके कहीं हिमालय पे कपड़े पे उतार करके जो है सो बाबा बन के बैठे रहे। ठीक है ना? वो जिंदगी सबसे अच्छी है। तो आपको यहाँ ये देखना होगा कि दृष्टि का फल जो है उसमें उस भाव से संबंधित फल ज्यादा प्राप्त होते हैं, अच्छे या बुरे। ठीक है ना? तो अच्छे या बुरे फल के लिए अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो अच्छा फल, बुरे ग्रहों की दृष्टि है तो बुरा फल, ये मान लेते हैं। लेकिन फल उस भाव से संबंध रखता है, ना कि उस ग्रह से। अभी तत्काल इतना ही समझिए, इसी में बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगा इसको पचाने में। ठीक है ना? नहीं सर, ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि आ, उस लेवल पे हम लोग, आपने ऐसा दृष्टि दिया है कि हम वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। अभी हमने एक चार्ट को देखा था जिसमें केतु की दृष्टि उसका चतुर्थ हाउस पे पड़ रहा है। चतुर्थ हाउस की स्थिति बहुत मजबूत है, मतलब भाव भावेश कारक मजबूत है। हमने ये देखा कि केतु की दृष्टि केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट बना उसका, और रिजल्ट उसके उस भाव का ही मिलना है। भाव मजबूत है, उसको घर भी हो गया, उसने जमीन भी खरीद ली। केतु केवल एक पॉइंट है जो उसने भाव को थोड़ा सा एजिटेट कर दिया और उसका रिजल्ट उसको मिल गया। ये हमने 10 चार्ट में लगाए हैं, और जो आप आज हाँ। बता रहे हैं ये अपने प्रैक्टिस करते करते हमारे दिमाग में आ रहा था कि ऐसा होना चाहिए। जो ग्रह बृयान के हिसाब से हमने बोला ग्रह की मजबूती से फल मिल रहा है, ऐसा नहीं है भाव की मजबूती से मिल रहा है। ये तो आज आपने क्लियर कर दिया, प्रैक्टिस में भी हमने देखा है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल जो हमें परेशान कर रहा है वो ये है कि सपोज जुपिटर और सैटर्न एक भाव में बैठे हुए हैं और दोनों की स्थिति थोड़ा सा ठीक है, दोनों मजबूत स्थिति में। अब जब जुपिटर का दशा मिलेगा उस समय शनि उसका प्रभाव चेंज करने वाले ग्रह बन गए, और शनि की दशा में जुपिटर चेंज करने वाले बन गए। तो जब जुपिटर का दशा आया उस समय शनि का प्रभाव क्या पड़ रहा है? वो जुपिटर तो अपना काम करने वाले हैं, उल्टा कैसे काम होगा ये? नहीं होता। क्या है देखिए, अब जुपिटर और सैटर्न यदि एक साथ बैठा है तो उसमें इसकी संभावना बहुत है कि जुपिटर की दशा में सैटर्न का फल दिखे और सैटर्न की दशा में जुपिटर का फल दिखे। ऐसा इसलिए होता है, पहला तो संगति का असर है। दूसरा, क्या गोचर में लग्नेश उस स्थान से गोचर कर रहा हो जिस स्थान को जुपिटर या सैटर्न एक्टिव कर रहा हो। तो जब लग्नेश उस स्थान से गोचर कर रहा है, दशा सैटर्न की है लेकिन एक्टिव जुपिटर ने कर रखा है, तो रिजल्ट जुपिटर का दिख जाएगा, क्योंकि वो संगति से रिजल्ट कर देगा। ठीक है? तो यहाँ पे संगति के साथ साथ ट्रांजिट का प्रभाव बहुत अधिक है। दोनों साथ में है और एक दूसरे का फल कर सकता है। तो जो ट्रांजिट वाला ग्रह है ना वो दूसरे का फल उठा लेगा। ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है ना, चलो ये फल उठा लेगा, वो फल दे देगा। वो ट्रांजिट में कैसे पता चलेगा? तो दो ट्रांजिट महत्वपूर्ण है, लग्नेश और चंद्रमा का। तो लग्नेश और चंद्रमा जिस भाव से ट्रांजिट कर रहा हो उस भाव को यदि शनि ने एक्टिव किया हो और गुरु की दशा हो जो उसके साथ है, तो गुरु के दशाओं में भी उस शनि के एक्टिव करने का रिजल्ट दिख जाएगा। या जिस घर में है उस घर को दोनों ने एक्टिव किया हुआ है, लेकिन दशा शनि की है
और रिजल्ट गुरु के जैसा मिल सकता है। ठीक है ना? ये आप कितना समझे हमको नहीं पता, आगे समझाने का प्रयास करेंगे। हम पूरी तरह से समझ गए सर, आपने जो बताया ये पूरी तरह से समझ गए। हमने ये समझा कि इस केस में जुपिटर और शनि ये चारों का सबसेट बन गया, कोई भी फल हो सकता है, लेकिन गोचर जिसको सपोर्ट कर देगा वो फल संभव हो जाएगा इस केस में। इसको बिल्कुल। समराइज इतना हम कर सकते हैं। और उसके हिसाब से हमारा सर, इसमें सामान्य फल का, साधारण फल का क्या होगा? साधारण फल जिस ग्रह की दशा है उसकी मिलती रहेगी। जिस ग्रह की दशा है वो प्रोमिनेंट करेगा। हाँ सर, जी सर, ये बहुत बड़ा एक इसके ये बहुत बड़ा चीज था जो काफी दिन से कंफ्यूजन चल रहा था। अब आपने बताया तो ये बहुत सारा चीज क्लियर हो गया, और ये बहुत आगे काम आ जाएगा सर। ना ना, सब चीज काम आने वाला है। बहुत कुछ ऐसा चीज है जिसको समझते हैं ना, तो हाँ, ओम प्रकाश जी लगता है कि एक बोतल का नशा चढ़ गया है। समझ गए ना? सही बात, सही सब बात। चीज अगर एक साथ दिमाग पे खींच के लाते हैं तो लगता है कि अब रहने भी दोगे। दिमाग जो है ना एकदम, लगता है सारा चीज काम करने लगता है। आप जैसे उसमें नहीं चले जाते हो, वो पॉलीग्राफी टेस्ट में कराता है ना, थोड़ा सा इंजेक्शन दे दिया, ट्रांसपेरेंट। अब हाँ सर। बेहोश कर दिया, अब जो बात सच है वही निकलेगा। तो हमको भी लगता है कि दिमाग में कुछ तंतु ऐसे काम करने लगते हैं, और हमको लगता है कि अब और कुछ दिखाई नहीं देता। जो आप लोग बोलते हो वो सुनाई पड़ता है, और उसके जो है ना अर्थ समझ में आते हैं। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि बीच में मत टोका करो। ठीक है ना? क्योंकि फिर वो वाइब्रेशन समाप्त हो जाता है, फिर मुश्किल है। बहुत कुछ बातें याद हो नहीं हो, लेकिन यदि आपने स्मृति में रखा हुआ है तो वो आएगा, याद आएगा। समझ रहे हैं ना? वो जरूर याद आएगा। जी। ठीक है। सुनीता देवी जी। जी गुरुजी, मेरा भी कुछ प्रश्न है, तो 2-3 क्लास और बढ़ा के ले लेते तो अच्छा रहता। हाँ, ले रहे हैं भाई, ले रहे हैं, 2 क्लास जी ले रहे हैं। जी, क्योंकि किताब मेरे पास अभी अभी आया है, आप जो अच्छा, एड्रेस दिए थे, तो इसको पढ़ लेते हैं कोई तो और कोई प्रश्न। बात नहीं, आप पढ़िए, प्रश्न कीजिएगा। गुरुजी जी, धन्यवाद। रवि कुमार जी। जी सर। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आनंद आया क्लास में। 2 क्लास और बाकी है पर सिलेबस आज खत्म हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सर, मेरा प्रश्न है, ज्योतिष में अब ऐसे भी जो प्रिडिक्शन जो हम कर रहे हैं, इसमें ध्यान का कितना महत्व है? ध्यान या जो योग करने का, और इससे मतलब अगर आपका कुछ पर्सनल एडवाइस हो इस तरह प्रैक्टिस करना चाहिए तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा सर। हम हमेशा कहते हैं कम जितना जानकारी है ना, या जो आपने लिया, वो क्रम से लेते रह गए। लेकिन हमने अपने जीवन में क्या किया था, या हमारी मजबूरी वैसी थी कि हमको मिलता ही उतना था। तो जितने संसाधन है ना, उसी से हम ज्योतिष करते हैं। और पहले 2 महीने 4 महीने उसी संसाधन से ज्योतिष करते हैं, फिर हम संसाधन बढ़ा लेते हैं। तो पहले वाला तो मेरे बिल्कुल पकड़ में हो गया, अभ्यास में हो गया, फिर संसाधन बढ़ा लिया, उसको भी ऐड करके हम ज्योतिष करते हैं। तो हमारे अंदर ना परिपक्वता बढ़ती है। जब इससे भी अभ्यास हो गया तो फिर अगले 6 महीने में हम और संसाधन को यूज कर लेते हैं और ज्योतिष करते हैं। ये नियम आपके काम आएगा, और इतना काम आएगा वर्णन नहीं है। मैं मेडिकल में द्विपाद त्रिपाद दृष्टि पढ़ाता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग ये जानते हैं कि मैं क्लास में इस बात को छूता ही नहीं हूँ, एपीए में छूता भी नहीं हूँ। क्यों नहीं छूना चाहता? कि लोग ना भटक जाएंगे, रिजल्ट नहीं पाएंगे, एपाद द्विपाद त्रिपाद लगाने के फेरा में रह जाएंगे, और कहीं कुछ कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो वहां नहीं, बहुत कुछ बात, जैसे कि आज जो बात हो रही थी युति और दृष्टि की, अगर इस बात को हम एपीए में अभी पढ़ा दें रेगुलर में, तो हवाई जहाज की तरह सर के ऊपर से निकल जाएगा। लोग वो कहेंगे क्या बताते हैं। एक तो ऐसे ही बहुत बात निकल जाता है सर के ऊपर से लोगों को। इसीलिए हमने कहा कि आपको भले ही बहुत कुछ आता हो,
लेकिन आप कम से कम संसाधन लेकर के और आगे बढ़िए, ठीक है ना। अगर सारा संसाधन एक साथ झोंक दीजिएगा तो आपके संसाधन खत्म हो जाएंगे और ज्ञान अधूरा रह जाएगा और आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे तरफ से यही आपको लोगों को है सुझाव कि धीरे धीरे आगे बढ़िए। और प्रश्न के लिए कि आपके प्रश्न का उत्तर अगर हमको ज्ञात होगा तो हम कभी भी देंगे, मेल पे भी देंगे, फोन पर भी देंगे, हर समय देंगे। आप इसके लिए कभी मैं मत सोचिएगा कि आपको इग्नोर किया जाएगा। अभी तक तो नहीं किया है ईश्वर की दया से किसी को। जो यूट्यूब वाले भी फोन पे करके प्रश्न करते हैं उसको भी जवाब दे देते, तो आप लोगों को कैसे इग्नोर करेंगे। तो इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, जो भी प्रश्न होगा उसका हल हमेशा मिलता रहेगा, चाहे स्पेशल क्लास के माध्यम से मिले या आप डायरेक्ट फोन कर लीजिए। हल्का प्रश्न हो तो मेल पे, बहुत भारी प्रश्न हो तो सीधे सीधे फोन करके समय ले लिए, बात कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। व्यस्तता रहती है लेकिन इसी में व्यस्तता रहती है, ये नहीं है कि और कोई काम कर रहा हूं उसमें व्यस्तता है, नहीं है, इसी में व्यस्तता रहती है। और कुमार प्रवीण जी, और प्रश्न है आपका? के शर्मा जी सर ये जो कौन आज है? आज आपने जो ये ज्ञान रूपी मोती दे दिया ना इसमें, यूपी वाला, तो ये तो अद्भुत हो गया सर। इसमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा जो है आज वो आप जो हमारे पर कृपा कर देंगे गुरु जी, तो अरे बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे काफी कुछ क्लियर हो गया गुरु जी। इसमें ओम प्रकाश जी ने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा तो उसमें काफी कुछ क्लियर हो गया। दूसरा चलिए, मैं वेरी गुड। सर ये कहना चाह रहा था, जैसे नेक्स्ट क्लास के लिए हम वर्ष पत्रिका में सैम को 29 और वर्षेज के साथ तारतम्य कैसे बिठाएंगे, इनका मतलब सामंजस्य कैसे करेंगे सैम के साथ। वो अगले क्लास में आइएगा ना तो उसमें पूछिएगा ना। अभी तो हमको उसी क्या, क्लास आप के लिए कह रहा हूँ सर पत्रिका अगले। लेकर के आइए, हमको पूछते रहिएगा, हम बताते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। के शर्मा जी, के शर्मा जी कौन है? हाँ, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आज कोई मेरा सौभाग्य रहा, पता नहीं क्या रहा, पहली क्लास और आखिरी क्लास ही अटेंड कर पाया मैं। बाकी मेरा ट्रेवलिंग काफी रहता है अक्सर आउट ऑफ इंडिया में। तो आज अचानक जोड़ा तो आखिरी हो गया। एक दिन पहले जब शुरू में तो पहली क्लास, और कोई क्लास ले ही नहीं पाया। वीडियो जरूर मैं सेव करता रहा, लेकिन बीच में क्या रहा, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, तो एपीए का वीडियो था और जो मेडिकल का वीडियो था सब गायब हो गया। तो मैंने ऑफिस में भी रिक्वेस्ट डाला हुआ था। तो बस यही रिक्वेस्ट कर रहा था मैं, जो वीडियो भी देख रहा हूँ, और मान लो कोई वीडियो उपलब्ध नहीं हो तो या सहपाठियों से मांग लूंगा या ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं लेने के लिए। भैया ऑफिस से आपको सब मिलेगा, सहपाठियों से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रणाम गुरुजी, बस यही चाहिए था। बहुत अच्छा लगा, मेरा सौभाग्य है, संपुट लग गया, शुरू का और अंत का तो परिपक्व हो गया। चलिए, प्रणाम कोई गुरुजी। बात नहीं। प्रणाम। बीआरडी जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। अभी तो ये प्रश्न और वर्ष में बहुत सारे विचार क्लियर हो गए हैं सर। एपी से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें मिला है। मेरा एक रिक्वेस्ट है सर। जो ज्योतिषियों के लिए आचार संहिता, वो कोड ऑफ कंडक्ट, हम्म। वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपसे उपदेश होना चाहिए। और वैसे ही हम चलना चाहिए, ताकि हम ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी के घराने के शिष्य कहलाएंगे। वो एक अभिमान भी रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ये आखिरी क्लास में ये ज्योतिषियों का आचार संहिता और आपसे आशीर्वाद का कुछ शब्द भी बल आना बिल्कुल चाहिए, आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल है, चिंता मत। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार। प्रणाम गुरु। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।